एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखो, बिहार स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी खुशी की बात है। ज़्यादा खुशी की बात तो नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि 2026 जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए और खासकर एग्रीकल्चर में जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसे कि उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक फॉरेस्ट्री की छोटी सी वैकेंसी पोस्ट कर दी है। वैकेंसी तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो छोटा है, लेकिन ये मतलब लेवल इनका देखेंगे, प्रोफाइल देखेंगे, चूंकि ये बीपीएससी के थ्रू होगा तो थोड़ा सा हाई होगा। लेकिन ये फॉरेस्ट्री की जो वैकेंसी है इसमें एग्रीकल्चर के अलावा अन्य स्टूडेंट भी एलिजिबल है। लेकिन हमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बात करनी है, जो एग्रीकल्चर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। देखो, कुछ दिन पहले हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उसमें हमने बताया भी था कि एग्रीकल्चर में बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि जो पेंडिंग वैकेंसियां हैं जिनकी बात करीबन 2 साल से हो रही है। जैसे पहली वैकेंसी तो बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, दूसरी हमारी वैकेंसी प्लांट प्रोटेक्शन, और तीसरी ऐसा बताया जा रहा है कि प्लांट जो हमारे पास मतलब एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है उसमें पोर्शन मिलने वाले हैं एग्रीकल्चर वाले। देखो, स्टैटिक्स का एग्रीकल्चर में आना ना आना ये अलग बात है, लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर 110% आएगी। ठीक है, कब आएगी इसका हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो सोर्सेस है वो बताती है कि 2026 में किसी भी टाइम आ सकती है। तो अब अपने तैयारी में लगे रहें। जिसका पहला उदाहरण अब बिहार सहायक जो वन संरक्षण है यानी कि फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन, इसकी वैकेंसी देख दी गई है। इसमें हम सारी डिटेल्स चर्चा करेंगे, जैसे कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे, फॉर्म कब से फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, एग्ज़ाम प्रोसेसेस क्या होगा, एग्ज़ाम प्रोसीड क्या होगा। उन तमाम बातें करेंगे जो आपके मन में अभी चल रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें एक एक करके हम डिटेल से समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी है बिहार कृषि नई बहाली है 2026 की, और कैसा बहाली, तो सहायक वन संरक्षण की बहाली है, जिसमें से फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल और उसके साथ कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर आएगी ही आएगी, लेकिन इसमें पहले वन संरक्षण का आपका फॉर्म फिल करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ये जो वैकेंसी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी पे मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक मिलेगा यहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे तो इसकी सिलेबस भी डाउनलोड करके आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया। देखो, इस वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा रिलीज की गई है, और ये जो वैकेंसी है ये 12 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। बहुत कम है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि शुरुआत है, मतलब एग्रीकल्चर में आना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो अगर आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं। आइए एक एक बात को जानते हैं। इसमें जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज रख दिया गया है, जिसमें से महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। इसमें अनारक्षित यानी कि यूआर जिसे जनरल कहते हैं या अनरिजर्व कहते हैं उनके लिए 3 पोस्टें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूसी उनके लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए अगर हम बात करें तो उसमें 2 और वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा जिसे हम ओबीसी कहते हैं उनके लिए भी 2 और प्लस में 2 बैकलॉग यानी कि 4 इसमें वैकेंसी दी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 वैकेंसी है। कुल मिला के 12 पोस्टें हैं इसमें दी गई है। 12 पोस्टें में अगर देखेंगे तो ये जो बहाली है 1951 के तहत जो भी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की नियमावली है उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो संख्या है रिक्तियाँ की वो बढ़ भी सकती है, घट सकती है। देखो, घटने का चांस तो नहीं है, बढ़ सकती है। अगर आपको अभी लग रहा है कि 11 वैकेंसी बहुत कम है, तो ये वैकेंसी इंक्रीज 12 वैकेंसी भी है तो ये इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक ही सीट लेना है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। वर्तमान में इसके जो पे लेवल है, पे लेवल का मतलब है कि कितना पैसे मिलेंगे, तो 9 लेवल पे है। 9 लेवल की बात करें तो 35 से 36 हज़ार सैलरी आपको पर मंथ मिलने वाला है, जो कि
हम मतलब ये कह सकते हैं कि सही है, ठीक है, मतलब मॉडरेट है। सैनिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें, एजुकेशन एजिबिलिटी की बात करें, तो वैसे स्टूडेंट जो अपना बैचलर डिग्री किसी बॉटनी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में, फॉरेस्ट्री में, जियोलॉजी में, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जूलॉजी एज अ जो बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग में किया हो एनी रिकोनाइज यानी कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, देन आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलिंग करने के लिए। पहला क्राइटेरिया हमने क्या देखा कि 12 वैकेंसी इसमें है। दूसरी हमने ये देखा कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तीसरी हमने बात किया कि 9th लेवल है इसका, जिसमें 35 से 36 हज़ार वैकेंसी है। चौथी बात करें तो हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी डिटेल्स ले ली है। एग्रीकल्चर आपने बैचलर डिग्री से किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर, जिसमें उम्र सीमा के बारे में बताया जा रहा है। उम्र सीमा आपके पास 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपके एज जो है वो 37 साल होना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी कुछ दिया गया है, लेकिन जो क्राइटेरिया मेन है वो 21 37 के बीच में ही है। ठीक है, ये चीज़ें आप गौर करेंगे इसको। अब हम चयन प्रक्रिया को देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो चयन जो प्रक्रिया होगी वो तीन रूपों में होगी। पहला लिखित होगी, मतलब रिटन एग्जाम होगा। दूसरा फिजिकल एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। रिटन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ लिखित परीक्षा के लिए जो निम्नलिखित विषय होगी, भाषा को छोड़कर अपनी विषय में उत्तर दे सकते हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी बाईलिंगुअल होने वाली है। अब इसमें अगर आप अनिवार्य सिलेबस देखेंगे, जो सिलेबस है उसको देखेंगे, तो 4 सिलेबस है, लेकिन इसे हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला सिलेबस जनरल हिंदी और अंग्रेजी है, जो आपको क्वालिफाइड नेचर का है। लेकिन क्वालिफाइड नेचर का है उसमें भी आपको 50-50 नंबर होनी चाहिए, यानी कि 50% आपका नंबर उसमें होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं एलिजिबल। 50 नहीं, 20 होनी चाहिए। 50 नंबर का ये होगा, लेकिन 20 नंबर इसमें आपका आना चाहिए। अगर 19 नंबर है देन आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी, एज इट इज़ बीओ की जैसे। बीओ में भी क्राइटेरिया था कि हिंदी में 30 नंबर कैटेगरी वाइज, उसी तरह से सामान्य हिंदी जो है ये बिहार विद्यालय जो परीक्षा समिति है 10वीं, जो माध्यमिक विद्यालय बोला जाता है, उसके स्तर पे होगी। इसकी जो सिलेबस है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। 50 अंकों की रहने वाली है, जिसमें से 20 अंक आपको आनी चाहिए। एग्जाम 1.5 घंटे के रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये विषयनिष्ठ, एक होता है वस्तुनिष्ठ जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, एक कहते हैं विषयनिष्ठ जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्टिव होने वाली है, आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जिसे कहते हैं, अंग्रेजी भी देखेंगे तो ये भी 50 नंबर का है, एज इट इज हिंदी की तरह। और जो मेन चीज़ें हैं वो समझ लीजिए। मेन है सामान्य ज्ञान। अब देखो, हमने आपको स्टार्टिंग में और कुछ वीडियो पहले भी बनाया था तो बताया था कि अगर आपको एग्रीकल्चर की बिहार में कोई भी एग्जाम पास करना है तो आपके पास सामान्य ज्ञान की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सही से अलामत होनी चाहिए। ये 100 नंबर की होगी और 2 घंटे मिला जाएगा। ये भी वस्तुनिष्ठ नहीं होकर सॉरी, ये भी हमारा क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। ये वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू होगा। विषयनिष्ठ मतलब जो सब्जेक्टिव होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद वानिकी एवं पर्यावरण सब्जेक्ट जो हमारे पास सीबीएसई, बिहार बोर्ड, ऐसे बोर्ड से आपको अगर इंटर बेसिस पे जो भी सिलेबस था वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो अनिवार्य विषय है जैसे कि सामान्य हिंदी, उसमें से 50 एवं 50 जो अंग्रेजी है उसमें से 20-20 अंक आपको क्वालिफाइड नेचर का होना चाहिए। अदरवाइज आपको 19-19 नंबर भी आता है तो क्वालिफाई कर दी जाती है, अनक्वालिफाई कर दिया जाता है। लेकिन आपको 25 नंबर आता है तो इसका नंबर जुटेगा नहीं, बस आप क्वालिफाई हो जाएंगे, बस इतना ही है। अब अगर आगे बात करें तो इसके विषय के बारे में थोड़ा सा देख ले, तो सरकार के द्वारा ये कहना है, मतलब जो भी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप 2 विषयों को एक साथ चयनित कर सकते हैं, जैसे कि आपने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में देखा था। लेकिन कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन-कौन विषय आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर चूज़ करते हैं पहला, तो उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएगा। जैसे कि कृषि और कृषि इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग और कृषि में आपने इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, इसलिए सेम हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको चूज़ नहीं करनी है।
कृषि एवं वानिकी यानी कि एग्रीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर, जिसे हम फोरेस्ट्री कहते हैं, तो ये भी आप नहीं ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कृषि एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, ये दोनों ऐड नहीं कर सकते। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कोई आप दो जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है वो डिफरेंट डिफरेंट चूज करना है। जैसे मान लो आपने चूज कर लिया पशु एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, और दूसरा आप चूज करना है, आपको करना पड़ेगा फिजिक्स गणित, ऐसे कुछ सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। आपने अगर एग्रीकल्चर चूज कर लिया तो उसमें कुछ दूसरा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। जो ये आपको 6 क्राइटेरिया दिख रहे हैं, जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये आप कंबाइंड फॉर्म में एक साथ नहीं जोड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, आप अगर थोड़ा सा भी इसको पढ़ लेंगे सारी डिटेल्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन विषय एक साथ कंबाइंड हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए और रखनी होगी। ठीक है, चलिए इसमें जो पहला हमारा क्राइटेरिया था एजुकेशन, मतलब प्री प्री तो नहीं कह सकते, पहला जो हमारा रिटेन था वो आपका पास हो गया, यानी कि अगर कंप्लीट आपने कर दिया तो आपके फिजिकल जांच होंगे। फिजिकल में जैसे कि हमें हाइट देखा जाता है, जैसे चेस्ट की हाइट देखी जाती है, उस तरह से कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पढ़ लेनी है, जो आपको समझ लेनी है। आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं उसके अनुसार आपको इसमें फुलफिल कर लेना है। अब हम आते हैं तीसरे क्राइटेरिया पे, जो इंटरव्यू की क्राइटेरिया है, और ये आपको 50 नंबर की होने वाली है। अगर इसमें आप अनुपस्थित रहते हैं देन आप ये जो फाइनल लिस्ट हो उससे बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ें भी आपको समझनी है। पैसे, मतलब पैसे कितने लगेंगे सर, तो आपको पता है अगर इलेक्शन टाइम में आपने थोड़ा भी ध्यान दिया है तो सरकार की एक लेटर जारी हुई थी, उसमें बताया गया था कि जो भी आफ्टर मतलब इलेक्शन अब तो हो गया है, यानी कि 2026 के बाद जो भी फॉर्म फिलिंग होगा उसका जो किराया, मतलब किराया तो नहीं कह सकते, फी जो है वो 100 रुपीज़ लगेगी, तो 100 रुपया इसमें लगने वाला है। आप देख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है सर, इसके बारे में बता दीजिए। तो कल से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 2 तारीख तक रहने वाली है। डैट मीन्स 8 और 10, 18-20 दिन के आपके पास समय है। आप इस फॉर्म को इन बिटवीन क्या करेंगे, फुलफिल कर लेंगे। क्योंकि बाद में क्या होता है, सर्वर प्रॉब्लम आता है, तो उस समय हमारे पास जो फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो धीमी काम करना स्टार्ट कर देती है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दौरान में ही फॉर्म फिलिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हमारा डेट रहा। अब एक जो एप्लीकेशन आप करने जाएंगे उसके लिए आपको OTR की रिक्वायरमेंट होगी, जो OTR आपको करना पड़ेगा। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे अपन कोई रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उसमें हम पहले OTR कर लेते हैं, वही OTR रजिस्ट्रेशन हमारा बाद में फॉर्म फिलिंग के दौरान स्टार्ट हो जाता है। तो OTR कैसे करना है इसके बारे में हम बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको OTR करना पड़ेगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली जाएगी। इस OTR में आपको हमेशा ये याद रखेंगे कि जो सर्टिफिकेट पे नाम है, मतलब जैसे कि आपका नाम कुछ और है और सर्टिफिकेट पे कुछ और है, तो वैसा नहीं होगा। सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपका नाम तय होना चाहिए, मतलब आपका नाम होना चाहिए, तभी OTR आप सही से करेंगे। बाद में ये दिक्कत कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। बाकी लास्ट में मैं ये बता दूं कि कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, यानी कि व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर मैसेज कर देंगे, टेक्स्ट कर देंगे, आपको विद इन मतलब कुछ घंटों में आपको रिप्लाई दे दिया गया जाएगा। बाकी इसके लिए कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी रखें, ये चीज़ें हम फिर बाद में भी डिस्कशन करेंगे, अगले वीडियो में भी लाएंगे। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही सारी चीज़ें बताई थी कि बिहार के बच्चे जितने भी हैं वो तैयार हो जाए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, बहुत चीज़ें अभी और आने वाली है। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर रहते हैं देन आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप बातें करते रह जाएंगे, समय भी चला जाएगा, एग्ज़ाम भी चला जाएगा, फिर आप अगले एग्ज़ाम के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देनी है। बाकी कोई दिक्कत होता है तो एज अ व्लॉगर समझ के, एज अ भाई समझ के आप हमें कमेंट में जो नंबर दिया हुआ, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ उससे डायरेक्ट मैसेज और कॉल कर सकते हैं। हम आपको सजेशन कर सकते हैं। और डेली 1-2 बच्चे का डेली कॉल आता है, उनको मैसेज, बच्चे तो नहीं कह सकते, भाई का कॉल आता है, बहन का कॉल आता है, उनको हम रिप्लाई देते रहते हैं, बताते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं इसके अगले सेशन में। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।